अवचेतन मस्तिष्क जोड़ने वाला सूत्र अमीरी की दिशा में 11वां कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। अवचेतन मस्तिष्क चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है, और जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्रों को फाइलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। यह छवियों या विचारों को ग्रहण करता है, उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक समतुल में रूपांतरित करना चाहते हो। अवचेतन मस्तिष्क सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें आस्था जैसी भावना का समावेश हो। इच्छा वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहाँ पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्याय में दिए गए निर्देशों पर गौर करें, और आप यहाँ पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। अवचेतन मस्तिष्क दिन रात कार्य करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मस्तिष्क अनंत प्रज्ञा की शक्तियों से ऐसे ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा यह स्वैच्छिक रूप से किसी भी इच्छाओं को उनके भौतिक समतुल्य में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप से रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। इस विश्वास को सही साबित करने के पर्याप्त प्रमाण है कि अवचेतन मस्तिष्क इंसान के सीमित मस्तिष्क को और अनंत प्रज्ञा के बीच की जोड़ने वाली कड़ी या सूत्र है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वह रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक समतुल में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। रचनात्मक प्रयास के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को किस तरह ऊर्जा प्रदान करें। अवचेतन मस्तिष्क के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म हैं, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। यह हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती है। मैं अवचेतन मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूँ, और शायद इसके पीछे यह तथ्य है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क का अस्तित्व है, और आप उस माध्यम के रूप में इसकी संभावना को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार ये चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उन्हें लिख लें। आप ये भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। तेरह सिद्धांत वे प्रेरणा हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निराश न हो। याद रखें कि अवचेतन मस्तिष्क केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है, और इसके लिए आस्था वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी आस्था में निपुण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य रखें, लगन रखें। आस्था और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई वक्तव्य यहाँ पर आपके अवचेतन मस्तिष्क के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रहे, आपका अवचेतन मस्तिष्क अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या न करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार और सभी नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय न पालें और अवचेतन मस्तिष्क को बेहतर भोजन न दें।
जिससे इसे पोषण मिल सके। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क मस्तिष्क में बोने में असफल रहते हैं, तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुँचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं, जो उन चार स्रोतों से पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अवचेतन मस्तिष्क तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक हैं। आप अब नकारात्मक विचारों के प्रभाव को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं, ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अवचेतन मस्तिष्क का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे, ताकि कोई अवांछित विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित न कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है, वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाएं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक समतुल्य में रूपांतरण हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अवचेतन मस्तिष्क में बोया जाए, कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें आस्था का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में आस्था का मिश्रण जो अवचेतन मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। इन वक्तव्यों से आपने समझ लिया होगा कि अवचेतन मस्तिष्क के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन और प्रयोग की आवश्यकता होती है। अपने सकारात्मक भावों से अपने लिए काम कराएं। मस्तिष्क के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अवचेतन मस्तिष्क उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह से ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफ़ी प्रमाण है कि केवल भावात्मक विचार ही अवचेतन मस्तिष्क पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अवचेतन मस्तिष्क भावों से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भावों से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विचार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भावों को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचाना होगा। निर्देश आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए हैं। ये भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के आंतरिक आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिससे आप इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ लें जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह तक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा यह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह समझ में आती है, वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें, ताकि अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भावों से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे पहले
सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं और यही ये वे भाव है जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भावों में महारत हासिल कर लें। इनमें केवल प्रयोग द्वारा महारत हासिल की जा सकती है और बाकी के सकारात्मक भाव आपके इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मस्तिष्क में सकारात्मक भाव भर के आपके धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव जिनसे बचना है: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबलता से प्रभावित करें। यह आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डालें। अंततः वे आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भावों को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने से ही और लगातार करने से ही आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपके चेतन मस्तिष्क में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो यह अवचेतन मस्तिष्क से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। प्रभावी प्रार्थना का रहस्य: अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज़ असफल हो जाती है या फिर से वे अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि यह एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मस्तिष्क डर और शंका से भरे होते हैं, जिन भावों के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है और इन्हें अनंत प्रज्ञा तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही भाव है जो अनंत प्रज्ञा को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगी या फिर अनंत प्रज्ञा आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वह आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनस्थिति कैसी थी और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वो सिद्धांत से बढ़कर है। अनंत प्रज्ञा के साथ आपके संप्रेषण का तरीका वैसा ही है जैसे रेडियो द्वारा ध्वनि के कंपन का होता है। अगर आप रेडियो के सिद्धांत को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि ध्वनि तब तक संप्रेषित नहीं हो सकती जब तक कि इसे कंपन की ऐसी दर में परिवर्तित न किया जाए जिसे मानवीय कान न सुन सके। रेडियो स्टेशन मानवीय आवाज़ की ध्वनि को लेकर इसे कई लाख गुना अधिक कंपनों में बदल देता है। केवल इसी तरीके से ध्वनि की ऊर्जा आकाश में संप्रेषित होती है। इस रूपांतरण के बाद ऊर्जा, जो मूल रूप में ध्वनि के कंपनों के रूप में थी, रेडियो रिसीवर तक पहुंचाई जाती है और रिसीवर सेट एक बार फिर से ऊर्जा को कंपनों की मूल दर में परिवर्तित कर देते हैं ताकि हमें आवाज़ सुनाई दे सके। अवचेतन मस्तिष्क वह मध्यस्थ है जो किसी की प्रार्थना को ऐसा रूप देता है जिसे अनंत प्रज्ञा पहचान सके। अवचेतन मस्तिष्क संदेश भेजता है और जवाब लाता है। ये जवाब एक निश्चित योजना या विचार के रूप में होता है जिससे प्रार्थना में मांगी गई चीज का मिलना संभव हो सके। इस सिद्धांत को समझ लें और आप जान जाएंगे कि प्रार्थना की पुस्तक के सिर्फ शब्द पढ़ना ही क्यों काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शब्द इंसान के मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच संचार का माध्यम नहीं बन सकते। यहाँ पर अमीर की दिशा में 11वां कदम समाप्त होता है। आप इस पे बुक को पढ़ें, अमल करें, इस पे आपकी लाइफ में चेंजेस होगा। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।